हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो है, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की, जो बीएससी सेमेस्टर सेकंड की चल रही है। तो जैसा कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से नोटिस मिला था कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसका पेपर पैटर्न एमसीक्यू होने वाला है, तो उसी बेसिस पर मैं सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू वीडियोज़ बना रही हूँ ताकि आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारा जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो प्रोटीन चैप्टर में ही इंक्लूडेड है, लेकिन मैंने इसको सेपरेटली इस पर एमसीक्यूज़ बनाए हैं ताकि आप सेपरेटली टॉपिक वाई टॉपिक प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके एमसीक्यूज़ किस टाइप से हैं और कौन कौन सी तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज। एंजाइम्स को हम और किस तरीके से नाम दे सकते हैं या एंजाइम्स को हम और क्या कह सकते हैं। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये वीडियो हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी बच्चे देख सकते हैं। भले ही क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं जो समझाती हूँ आप उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो आपने किसी भी बोर्ड से हो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, तो जो एंजाइम्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है या उसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है बायोकैटलिस्ट, दूसरा ऑप्शन है फैटी एसिड्स, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड्स और चौथा ऑप्शन है नन, यानी कि कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो इनको बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं एंजाइम्स मोस्टली उनको कैटलाइज करते हैं, उनमें कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स नहीं हो सकते एंजाइम्स। अब देखो यहाँ पर ये स्पेसिफिक तो होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक तो होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि जिसका जो काम होता है वो बस वो ही करे। ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड नहीं होते हैं तो क्या होते हैं। तो एंजाइम्स का दूसरा नाम होता है बायोकैटलिस्ट। याद रखना, ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जो जाइमेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनना। तो जो जाइमेज एंजाइम होता है वो किसके कन्वर्जन में काम आता है। पहला ऑप्शन है गैलेक्टेज टू ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज टू फ्रक्टोज। डी मान लेते हैं, चलो नन। ठीक है, लिखना भूल गई हूँ मैं, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो जाइमेज एंजाइम है, पहली बात ये याद रखना कि जाइमेज किसका नाम है, एंजाइम का नाम है। अच्छा, एंजाइम जो होता है उसकी एक छोटी सी पहचान होती है कि ज़्यादातर एंजाइम के नाम में ये ASE वर्ड लगा हुआ होता है। ASE लगा हुआ होता है, ये एंजाइम की एक पहचान है। अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो में मैं क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बता रही हूँ, बाकी बातें ज़्यादा बता रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होनी ज़रूरी है। मेरा मेन मोटो यही है कि आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओ, इसलिए मेरा हर वीडियो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ ही मिलेगा। तो मैं केवल यहाँ आंसर नहीं बताऊँगी आपको MCQ के, मैं उसके साथ रिलेटेड जो भी नॉलेज है जो आपके लिए ज़रूरी है वो भी बताऊँगी। तो जो जाइमेज एंजाइम है वो किसके कन्वर्जन में काम आता है। तो गैलेक्टोज टू ग्लूकोज नहीं, ये तो गलत आंसर है। सुक्रोज टू फ्रक्टोज नहीं, ये भी गलत आंसर है। सही आंसर है हमारा बी कि ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का फॉर्मूला सिंपल होता है C6H12O6। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल का मतलब हो गया C2H5OH। तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए जो हमें कैटलिस्ट काम आता है वो कौन सा काम आता है, मतलब एंजाइम काम आता है, वो कौन सा काम आता है, जाइमेज। आपको एंजाइम चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन करा रहा है। इसके लिए मैंने अलग से इसी वीडियो में लिखा हुआ है, सारे एंजाइम को एक टेबल बनाई हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से याद करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एंजाइम पर है कि जो डायस्टेज एंजाइम होता है इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो डायस्टेज एंजाइम है वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सेम क्वेश्चन है,
पहला ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू गैलेक्टोज, लैक्टोज से गैलेक्टोज बनाने के काम में आता है, स्टार्च से माल्टोज बनाने के काम में आता है, सुक्रोज से ग्लूकोज बनाने के काम में आता है, या ये तीनों ऑप्शन सही हैं हमारे, मतलब ऑल ऑफ देम। तो देखो जो डायस्टेज एंजाइम होता है वो स्टार्च से माल्टोज बनाने के काम आता है। जैसे मैंने बताया कि एंजाइम की एक पहचान होती है कि उसमें ASE लगा होता है ना, इसी तरीके से जो हमारी शुगर्स होती है ना, मोस्टली उनके नाम में OSE लगा हुआ होता है, तो ये पहचान होती है। लेकिन अब देखो केमिस्ट्री में हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, तो आपको ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, या जहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब देखो अगर मैं कह रही हूँ कि ज़्यादातर शुगर्स में, मैंने क्या बोला, ज़्यादातर, सभी नहीं बोला, ठीक है, ऐसे ही ज़्यादातर एंजाइम्स में, तो ज़्यादातर शुगर्स में ओज होता है। देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, है ना, सब में क्या आ रहा है, ओज आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो एंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, एंजाइम्स को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला ऑप्शन है एसिड्स, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट्स और चौथा है ड्रग्स। तो एंजाइम्स असल में होते क्या हैं, एंजाइम्स असल में प्रोटीन्स ही होते हैं, प्रोटीनिक स्ट्रक्चर ही होता है एंजाइम का। तो एंजाइम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोटीन्स में। अब जैसे हमने देखा कि एंजाइम्स को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, बायो कैटलिस्ट बोला था, मतलब इसका पेट नेम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। तो बायो कैटलिस्ट के अलावा इसको हम स्पेसिफिक कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक ही रिएक्शन में काम आता है। जैसे अगर डायस्टेज एंजाइम है तो वो अगर स्टार्च से माल्टोज बनाने के काम आ रहा है तो सिर्फ यही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि डायस्टेज की मदद से आप सुक्रोज से ग्लूकोज बना दो, नहीं, एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, केवल एक ही चीज़ के काम आते हैं, जो उनका काम है वो वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद विच एंजाइम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कौन सा एंजाइम होता है जो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने के काम में आता है। तो अब देखो यहाँ पर ना, ये तो मैं बता रही हूँ कि कौन सा एंजाइम काम आता है, उसके अलावा ये चीज़ भी नोटिस करो कि सुक्रोज से हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इन्वर्टेज, फिर है माल्टेज, फिर है फ्रक्टेज, फिर है जाइमेज। तो इसका सही आंसर है इन्वर्टेज। जो सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर पानी से क्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम ज़रूरी होता है वो कौन सा होता है, इन्वर्टेज। अब इस क्वेश्चन में कई सारी सीखने वाली चीज़ें हैं। कैसे, सबसे पहले यही सीखा हमने कि कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, दूसरी चीज़ सुक्रोज से बनता क्या क्या है, उसके बाद इन्वर्टेज का दूसरा नाम क्या होता है, सुक्रेज, सुक्रोज से सुक्रेज, ठीक है। और अगली चीज़ है इसमें सीखने की कि सुक्रोज को हम और क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, इन्वर्ट शुगर। और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, इन्वर्टेज। तो इन्वर्ट शुगर से आप इन्वर्टेज याद कर सकते हो, सुक्रोज से आप सुक्रेज याद कर सकते हो। तो इन्वर्टेज और सुक्रेज एक ही एंजाइम है। तो किस में काम आ रहा है, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने के काम आ रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स के इन्फ्रेंस में देखें, एंजाइम्स को लेकर देखें तो कौन से दिए हुए 4 ऑप्शन सही हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। जो एंजाइम्स होते हैं वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब अभी मैंने पीछे समझाया कि जो उनका काम है पर्टिकुलर वो वही करते हैं, ठीक है, जो जिस एंजाइम का काम है वो वही काम करेगा। दूसरा ऑप्शन है एंजाइम्स डू नॉट चेंज या अल्टर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद, उसकी जो भी अमाउंट बनी है उसके साथ, अल्टर मतलब छेड़खानी करना, उसके साथ जो एंजाइम है वो छेड़खानी नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन है एंजाइम्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन को समझाने के लिए मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगी जो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
कि विच टेम्परेचर इज़ ऑप्टिमम फॉर वर्किंग ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम को काम करने के लिए कौन सा टेम्परेचर ऑप्टिमम मतलब सबसे उचित होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कोई भी टेम्परेचर मतलब एनी टेम्परेचर। तो इसका सही ऑप्शन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं असल में वो लो टेम्परेचर पर काम करना पसंद करते हैं। एंजाइम्स हमारे लो टेम्परेचर पर काम करना पसंद करते हैं। ये जो आपको 55 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है तो लगभग 53 सेंटीग्रेड से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंजाइम होते हैं उनका कंप्लीट डीनेचुरेशन हो जाता है। एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब हम पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है हीट, टेम्परेचर या पीएच की वजह से, ठीक है। तो जो टेम्परेचर एंजाइम के लिए ऑप्टिमम होता है, सबसे उचित होता है, वो क्या होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो पीएच वाली जो मैं बात बता रही थी, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम अपना जो काम कर रहा है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स का असर होता है। पहला ऑप्शन है पीएच, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका सही आंसर है बोथ, मतलब पीएच और टेम्परेचर दोनों ही असर डालते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर। अब यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो पीएच समझाना चाहती हूँ। टेम्परेचर तो मैं बता चुकी हूँ, तो पीएच का क्या असर पड़ता है, मतलब हर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम कर सकता है। अगर पीएच हमने उस एंजाइम का घटाया या बढ़ाया उसकी सराउंडिंग का, तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देगा या एंजाइम ख़राब हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा है पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है हमारे स्टमक में, ह्यूमन बॉडी में स्टमक में होता है पेप्सिन एंजाइम, वो जो पीएच पे काम करता है वो होता है 2.0। क्या होता है 2.0, मतलब 2 पीएच पर वो काम करता है जो पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, ठीक है। और असल में एक बात ये भी कह सकते हैं हम कि जो एंजाइम होते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल पीएच पर ही काम करते हैं, मतलब ना ज़्यादा एसिडिक पे ना ज़्यादा बेसिक पर। लेकिन ये जो पेप्सिन है ये कैसे पीएच पर काम कर रहा है, एसिडिक पीएच पर। अब मैंने एसिडिक पीएच क्यों बोला, जैसे पीएच हमारा कहाँ से होता है 0 to 14 होता है। जो हमारा पीएच होता है वो 0 to 14 होता है। तो 0 से लेकर 7 तक और फिर 7 से लेकर 14 तक, तो 7 से 14 के बीच में जो आएगा वो बेसिक होगा, 0 से 7 के बीच जो आएगा वो एसिडिक होगा, और 7 हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक क्रिएटिव क्वेश्चन है। किस तरीके से, तो विच ग्राफ शोज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो ग्राफ आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्राफ हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा, मतलब किस ग्राफ में हमें ये पता चलेगा जो रिएक्शन रेट है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखो हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर रिएक्शन रेट लिया है, और ये जो ग्राफ है हमें बता रहे हैं कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। तो जो ग्राफ इस पहले वाले ग्राफ में दिया हुआ है कि केवल एंजाइम प्रेजेंट है, दूसरे वाले ग्राफ में दिया हुआ है कि एंजाइम प्लस इनहिबिटर प्रेजेंट है, तीसरे वाले में दिया हुआ है कि एंजाइम प्लस एक्टिवेटर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये केवल एंजाइम है, इसे अभी हम रखते हैं साइड में। इन दोनों में देखो, यहाँ पर दिया है ये इनहिबिटर, यहाँ पर दिया है ये एक्टिवेटर। जो इनहिबिटर होते हैं उनका काम होता है एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना। जो एक्टिवेटर होते हैं उनका काम होता है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना। ये एरो मैंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का बनाया है, ठीक है। तो जो एक्टिवेटर होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जो इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को घटाते हैं। अब जब एंजाइम की एक्टिविटी घट रही है, सिंपल सा एक चीज़ ये समझो कि जितना ज़्यादा एंजाइम का कंसंट्रेशन होगा, जितना ज़्यादा एंजाइम अच्छे से काम कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्शन का दर होगा, ठीक है। अब जब ये इनहिबिटर हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है, घटा रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम हो जाएगा, है ना। और
एक्टिवेटर क्या कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और केवल जो एंजाइम वाला ग्राफ है वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो अगर मैं ऑर्डर लिखने को बोल दूँ कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो सी का सबसे ज़्यादा होगा, बीच में आएगा हमारा ए, और सबसे कम होगा बी का। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट किसका होगा, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट किसका होगा, सी का होगा। यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पर सी है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी का होगा। ठीक है, ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर ये हो सकता है, और केवल एक चीज़ पूछ रहे हैं तो ये हो सकता है। अगर केवल ये पूछ लें कि हाईएस्ट ना पूछ के लोएस्ट पूछ लें कि इनमें से सबसे कम किसका होगा, तब हम ऑप्शन क्या लगाते हैं, बी ऑप्शन लगाते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन पर बेस्ड। माइकलिस मेंटन इक्वेशन की मैं पर्टिकुलर पूरे डेरिवेशन के साथ एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आपको बहुत आसानी से डेरिवेशन समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन माइकलिस मेंटन इक्वेशन को बता रहा है। उससे पहले समझते हैं क्या क्या दिया है। रेट आपको पता ही है, मतलब दर। वी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम रेट, रिएक्शन का मैक्सिमम रेट, उसको हम वी मैक्स से दिखाते हैं। डेल्टा एस का मतलब है सब स्ट्रेट की कंसंट्रेशन, के एम का मतलब है माइकलिस कांस्टेंट, ये था माइकलिस कांस्टेंट, ये है एक कांस्टेंट। उसके बाद और कुछ के टू का मतलब है टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम। टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम क्या होता है, तो यहीं पे समझा देती हूँ। तो इसका मतलब है कि एंजाइम कितने मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर टाइम पर कन्वर्ट कर पा रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। रेट इज इक्वल्स टू वी मैक्स डेल्टा एस अपॉन के एम प्लस डेल्टा नहीं, कंसनट्रेशन ऑफ एस। ठीक है, तो वी मैक्स कंसनट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन के एम प्लस कंसनट्रेशन ऑफ एस, ये होता है हमारा रेट। और ये ही पूरी इक्वेशन क्या है, ये है हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, ये जो वी मैक्स होता है ये किसके बराबर होता है, वी मैक्स बराबर होता है K2 और कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, जो हमारा एंजाइम होता है उसकी कंसनट्रेशन के बराबर। ठीक है, आप चिंता मत करना, इसकी पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पूरा समझ आ जाएगा इक्वेशन कैसे हम डिराइव करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहला है होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। दूसरा है एपो एंजाइम इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तीसरा है को एंजाइम इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस एपो एंजाइम, या फिर नन। अब देखो, कोफैक्टर की जगह अगर को एंजाइम भी लिखा हो तो आप सेम ही बात समझना। ठीक है, कोफैक्टर और को एंजाइम आप चूज़ करने के हिसाब से सेम बात समझना, वैसे थोड़ा फ़र्क होता है। तो इसका सही ऑप्शन है कि जो होलो एंजाइम होता है वो एपो एंजाइम और कोफैक्टर के बराबर होता है। अब देखो किस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। होलो को आप रिलेट कर सकते हो होल, और होल का मतलब होता है पूरा। होलो को किससे रिलेट कर सकते हो, होल से। होल का मतलब होता है पूरा। तो जो पूरा का पूरा एंजाइम होता है, सारे स्ट्रक्चर मिलू के वो बनता है होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम किसका बना होता है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर का बना हुआ होता है। ये जो कोफैक्टर होता है, अब इनमें से एक, मतलब एपो एंजाइम और कोफैक्टर में से एक तो होता है हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट। हमने पीछे वीडियोस में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ा था जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, और एक होता है प्रोटीन पार्ट, तो ये एपो एंजाइम है प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर या को एंजाइम है नॉन प्रोटीन पार्ट। ये जो कोफैक्टर है ना, ये ही जब एपो एंजाइम के साथ बॉन्ड बना लेता है तो बन जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। या चलो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम इज़ गिवन बाय। जो एंजाइम्स को समझाने के लिए, एंजाइम के काम को समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई है, लॉक एंड की मॉडल, वो किसने दी, पॉलिंग ने, एमिल फिशर ने, ल्यूडेंग ने, या फिर किसी ने नहीं, तो वो दी एमिल फिशर ने। याद करने वाला क्वेश्चन है, कुछ समझने वाला नहीं है। जो थ्योरीज़ होंगी वो मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वाज गिवन बाय। जो एंजाइम की इंड्यूस्ड फिट थ्योरी होती है वो किसने दी, फिशर ने, कॉशलैंड ने, ल्यूडेंग ने, या किसी ने नहीं, तो कॉशलैंड ने दी थी।
उसके बाद विच मेटल एक्टिवेटर इज़ प्रेजेंट इन नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज भी हमारा क्या है, एक एंजाइम होता है। तो नाइट्रोजिनेज में कौन सा मेटल एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है, तो मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन या फिर कॉपर। एमओ मतलब है मोलिब्डेनम, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर। तो इसका सही आंसर है मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मोलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगले देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई हुई है जिसमें सारे एंजाइम्स जो जितने इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पर्पज़ से वो लिखे हैं और वो क्या क्या करते हैं वो लिखा हुआ है। तो पहला एंजाइम है जाइमेज। वो क्या करता है, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाता है। डायस्टेज स्टार्च से माल्टोज बनाता है। सुक्रेज या फिर दूसरा नाम है उसका इन्वर्टेज, वो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। देन माल्टेज माल्टोज से ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेज लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। मतलब जब लैक्टोज जो होता है वो हाइड्रोलाइज होके क्या देता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। फिर है यूरिएज। यूरिएज यूरिया से अमोनिया और CO2 बनाता है। मतलब साथ में उस रिएक्शन में CO2 भी बनती है। आप ये याद रखो कि यूरिया से अमोनिया बन रहा है। फिर पेप्सिन। पेप्सिन हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं ये वाले 3। तो पेप्सिन प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाता है। अमाइलेज स्टार्च से ग्लूकोज बनाता है। अब देखो इस पूरी टेबल का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है। इसमें सारे एंजाइम जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो दिए हुए हैं और वो क्या क्या रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं वो लिखा हुआ है। तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चंस देखते हैं। फिर है कि विच मेटल एक्टिवेटर इज़ प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्राइज। जैसे हमने नाइट्रोजिनेज में पढ़ा था ऐसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी एक एंजाइम है। तो इसमें कौन सा मेटल एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है। अब देखो जिन एंजाइम्स में हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि जिन प्रोटीन में एक मेटल प्रेजेंट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेटेलोप्रोटीन। तो ये सारे एंजाइम्स भी क्या हैं, मेटेलोप्रोटीन हैं, क्योंकि इनमें एक मेटल प्रेजेंट है एक्टिवेटर की फॉर्म में। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज में क्या होता है, जिंक होता है। Zn मतलब जिंक, K मतलब पोटेशियम, Cu मतलब कॉपर, Fe मतलब आयरन। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। इधर दिए हुए हैं मेटल एक्टिवेटर, इधर दिए हुए हैं एंजाइम के नाम। मेटल एक्टिवेटर में कौन कौन से मेटल दिए हैं, जिंक दिया है, आयरन दिया है, मोलिब्डेनम दिया है और कॉपर दिया है। एंजाइम कौन कौन से दिए हैं, नाइट्रोजिनेज, टायरोसिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, साइटोक्रोम्स, फेरिडॉक्सिन्स, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो देखो नाइट्रोजिनेज में हमें पता है क्या होता है, मोलिब्डेनम। तो ए का हो गया थर्ड। नाइट्रोजिनेज में क्या होता है, मोलिब्डेनम। अच्छा नाइट्रोजिनेज काम कहाँ आता है, नाइट्रोजिनेज का काम होता है जो हमारी डाई नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, डाई नाइट्रोजन से NH3 बनाना। उसके बाद टायरोसिनेज। तो जो हमारा टायरोसिनेज होता है उसमें होता है कॉपर। तो बी का हो गया फोर्थ। टायरोसिनेज में कौन सा एंजाइम होता है, कॉपर एंजाइम होता है। ये कहाँ काम आता है, ये जो हमारा मिलेनिन पिगमेंट होता है, मिलेनिन पिगमेंट होता है उसके प्रोडक्शन में काम आता है। उसके बाद है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में होता है जिंक। तो सी का हो गया फर्स्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक होता है। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये कहाँ काम आ रहा है, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोनिक एसिड। मतलब H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब इधर से इधर बने या इधर से इधर बने, दोनों चीज़ों को जो कैटेलाइज करता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता है। उसके बाद है साइटोक्रोम्स। तो साइटोक्रोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम्स में होता है आयरन। तो डी का हो गया सेकेंड। उसके बाद है फेरिडॉक्सिन्स। फेरिडॉक्सिन्स में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें भी होता है आयरन। फिर है हमारा कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, वो होता है जिंक। तो एफ का हो गया फर्स्ट। उसके बाद जी है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसमें भी होता है हमारा जिंक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, जी का फर्स्ट।
अब ये जो फेरिडॉक्सिन है इसका काम क्या होता है, ये वैसे हमारे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, प्लांट बेस्ड हमारा ये एंजाइम है। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितने एंजाइम्स पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते थे मैंने सब इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी जो भी होगा एक पूरे चैप्टर का मैं कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं इंक्लूड कर लूँगी बचे हुए जो भी एमसीक्यूज़ हैं या और जो एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो। तो एंजाइम के लिए इतने एमसीक्यूज़ मेरे अकॉर्डिंग एनफ रहेंगे। आप जितने ज़्यादा आपको बाकी बुक से मिल सकें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।